सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो देखो दूसरा नियम जो है वो न्यूटन क्या बताए थे, वो बोलते हैं कि यदि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे मान लो कि एक बॉडी थी जो कि रुकी हुई थी, रेस्ट पर थी, ठीक है, ये एक कोई भी बॉडी या बॉल है जो कि रेस्ट पर है, रुकी हुई है, विश्राम अवस्था में है, तो प्रारंभिक वेग 0। हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया, मतलब हमने इसको किक मार दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, तो ये गति करने लगी और इसका वेग कितना हो गया v, ठीक है, पहले ये रेस्ट पर थी, हमने इसको किक किया और ये v वेग से चलने लगी, तो हमने एक्चुअल में किया क्या, इसके वेग में परिवर्तन, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना, तो वो समय हमने मान लिया कि ये जब वेग परिवर्तित हुआ था तो वो समय हमारा t लग गया। तो वेग में परिवर्तन अगर हम लोग देखें डेल्टा v बराबर, तो क्या आएगा v माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही ना होगा। तो इसका अंतिम वेग कितना था v और प्रारंभिक वेग u, तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू हो गया। तो अगर वेग में परिवर्तन हुआ है और समय t लगा है तो क्या त्वरण बराबर यही होता है क्या, v माइनस यू बटे टी, यानी वेग में परिवर्तन, या इसी को बोल दे डेल्टा v बटे टी, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या ये जो वस्तु है इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान रहा होगा पक्का, अगर द्रव्यमान है उसके वेग में परिवर्तन हुआ है तो संवेग क्या बोलता है, संवेग यही तो बोलता है यम डेल्टा भी, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग में परिवर्तन का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। तो इस वस्तु का द्रव्यमान भी है, इसके वेग में परिवर्तन भी हुआ है, इसका मतलब इसका संवेग बदल गया। क्यों, क्योंकि देखो द्रव्यमान नहीं बदल सकता, जैसे मान लो कि ये बॉल 5 केजी की थी और जब हमने इसको किक मारी और ये भी वेग से चलने लगी तो क्या इसका द्रव्यमान 10 केजी हो जाएगा या 2 केजी हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, मतलब द्रव्यमान में कोई हानि नहीं हुई। तो द्रव्यमान कैसा रहा, अपरिवर्तित, लेकिन वेग बदल गया, और जब वेग में परिवर्तन होगा इसका मतलब संवेग भी बदलेगा। अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो संवेग बदल गया। तो न्यूटन बोलते क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं या बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसके संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, क्यों, क्योंकि इसको बदलने के लिए कुछ ना कुछ समय t चाहिए, तो वो संवेग में परिवर्तन की दर इस लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अर्थात जो न्यूटन बोले थे वो ये बोले थे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बटे टी, यानी कि जब किसी वस्तु या किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर मतलब समय किसके समानुपाती होती है, आरोपित या लगाए गए बल के, यानी कि जितना बल लगाएंगे उतना ही वेग परिवर्तित होगा, ठीक है, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा, जितनी इसका मास पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो इन्होंने जो दूसरा नियम देखो बताया था वो क्या बताया था, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के, इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखो हमने जो यहाँ पे तुम्हें बताया वही लिखे हैं। यह क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, तो हमारे पास एक वस्तु थी जो कि रुकी हुई थी, हमने उस पर बल लगा दिया F, तो वो बोलता है कि उसके संवेग में परिवर्तन होगा। बिल्कुल भाई, पहले स्थिर थी उसका वेग 0 था, हमने उस पर फोर्स लगाया उसका वेग भी हो गया,
यानी वेग में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन हुआ, और संवेग में परिवर्तन हुआ तो वो इस लगाए गए बल के समानुपाती होती थी। ऐसा न्यूटन बताए थे कि अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, और यही नहीं, इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक वस्तु काफ़ी तेजी से भी वेग से आ रही है, ठीक है, और हम इस पर बल F लगा करके इसे रोक दें, तो ऐसा थोड़ी है कि ये वस्तु यहीं पर रुक जाएगी, कुछ दूर चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? कुछ दूर चलेगी, और चलने के बाद उसका वेग शून्य होगा। तो इस बार भी तो वेग में परिवर्तन हुआ ना, पहले भी वेग से चल रही थी और जब रुक गई तो उसका वेग u हो गया, यानी 0 हो गया। तो यानी कुछ दूरी तय की होगी, और वो दूरी तय करने में समय लगा होगा। तो संवेग में क्या हो गया? परिवर्तन। और जब संवेग में परिवर्तन हो गया तो न्यूटन का द्वितीय नियम लग गया। और इसको देखो, तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट से दिखा देते हैं कैसे उसने बताया था। देखना, हमने तुम लोगों को क्या बताया, एक ये वस्तु हमने इस पर बल लगाया, तो मान लो कि ये जो है तुम्हारी अभी सब स्थिर है कि नहीं है, यानी कि इसका वेग क्या है? अभी 0। हम क्या करते हैं, केवल एक बॉल पर बल लगा रहे हैं। अगर एक पर बल लगाएंगे तो केवल एक ही मूव करेगी, सभी नहीं। तो देखना, सभी को रोक देते हैं और हम केवल एक पर बल लगा रहे हैं, केवल एक ही गति कर रही है। अब दूसरा देखना, अब हम लोग 2 बॉल पर बल लगा रहे हैं, केवल 2 गति कर रही है। तो उसने क्या बताया था कि जितना बल लगाएंगे उतना ही वेग में परिवर्तन होगा। हमने एक पर बल लगाया था तो एक ही इसमें से आगे गई थी। फिर से देखो, हमने एक पर बल लगाया, केवल एक ही जा रही है, सभी नहीं जा रही है। इसका मतलब हुआ क्या? यहाँ इस बॉल पर हमने बल लगाया तो इसकी ऊर्जा इस वाले बॉल को स्थानांतरित हो गई। इसका मतलब ये गति कर रही थी, पहले कैसी थी? रुकी हुई थी, हमने इसको गति दे दिया। अगर हम 2 को करेंगे तो ये केवल 2 ही जाएंगी, बाकी 2 रेस्ट पे रहेंगी। तो इसका मतलब कि हम अगर एक पर बल लगाएंगे तो एक ही स्थानांतरित होगी, 2 पर बल लगा रहे हैं तो 2, अगर 3 पर लगाएंगे तो 3 स्थानांतरित होती है, 4 पर लगाएंगे तो 4 मिलता है। अगर हम इसको कितना वेग दे दिए? v, तो लास्ट वाले को भी कितना मिलेगा? केवल v, यानी कि इसमें संवेग क्या रहा? संरक्षित रहा। और साथ ही साथ ऊर्जा, हमने एक को ऊर्जा दी तो एक ही गति कर रहा है, 2 नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये लोग ऊर्जा क्या कर देते हैं? लास्ट वाले को स्थानांतरित कर देते हैं। हमने एक को ना गति करा रहे हैं तो गति एक ही कर रहा है, बाकी 3 रुके हुए। इसका मतलब क्या है? इसकी ऊर्जा इन सभी से टच होते हुए लास्ट वाले पहुंच गई। तो इसमें संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और न्यूटन का दूसरा नियम तीनों लगते हैं। उसके साथ साथ अगर तुम्हें न्यूटन के हम पहले नियम की बात करें तो सिक्का है किसी के पास? वहाँ पर हम लोग देखे थे संवेग P बराबर होता था m डेल्टा v। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को यूज करते हैं। तो वो क्या बोला था? बल F बराबर होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। ऐसा न्यूटन का द्वितीय नियम बताया था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती या बराबर होता है। तो इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो बल F बराबर यहाँ पे लिख देते हैं क्या? d m डेल्टा v बटे dt। तो यम नियत राशि है, ये तो बदलेगी नहीं, तो इसको क्या कर दे? बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? m d डेल्टा v बटे dt। डेल्टा v को ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर m dv माइनस du, या कि फिर v माइनस u बटे dt। तो देखोगे ये क्या हो गया? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो यहाँ से इस पूरे राशि को हटा करके हम लोग त्वरण a लिख सकते हैं। तो बल F बराबर क्या आ जाएगा? यम a। तो तुम लोग जब 11th में पढ़ते थे तो ये आता था कि न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए और F बराबर ma सिद्ध कीजिए। तो ये F बराबर ma आ गया। चाहे तो हम लोग इसको ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसी में हम लोग देखें तो इसी चीज़ को बल F बराबर dp बटे dt। तो बल F बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो d
एम भी बटे डी टी, क्योंकि यहाँ पर पी का मान हमने क्या लिख दिया, एम भी। तो यहाँ से देखोगे तो बल एफ बराबर, इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो एक बार एम डी भी बटे डी टी लिख देते हैं, प्लस एक बार भी डी एम बटे डी टी। क्यों? क्योंकि ये गुणा हो रहा है, तो गुणा का अवकलन हम बताए थे कि एक राशि को नियत मानते हैं तो दूसरे का अवकलन होता है, फिर दूसरे को नियत मानते हैं तो पहले का अवकलन होता है। तो यहाँ पर बल का ये भी फार्मूला आ गया। इसमें देखो दो कंडीशन हो सकती है। नंबर पहला कंडीशन क्या हो सकता है, द्रव्यमान क्या हो, नियत हो। तो लिख सकते हैं जब मास क्या हो, कांस्टेंट है। तो जब मास कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो अगर द्रव्यमान कांस्टेंट होगा तो ये वाली राशि क्या हो जाएगी, जीरो। तो बल F बराबर क्या आ जाएगा, एम डी भी बटे डी टी। क्यों? क्योंकि ये राशि क्या हो गई, जीरो, क्योंकि नियत राशि का अवकलन क्या होता था, जीरो होता था। तो उसी तरह अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें, केस सेकेंड, जब वेग क्या हो, नियत हो, और जब वेग नियत होता है तो बल F बराबर, तो देखोगे यहाँ पर वेग क्या है, नियत है। तो वेग नियत है तो नियत राशि का अवकलन क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ से बचेगा क्या, भी डी एम बटे डी टी, यही ना बचेगा भाई। इसका तो अवकलन हो नहीं रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर इसका अवकलन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो बचेगा क्या, भी डी एम बटे डी टी। इसमें द्रव्यमान नियत था, तो यहाँ पर द्रव्यमान नियत है लेकिन इसका अवकलन नहीं हो रहा है, तो ये बस बचेगा और ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अवकलन हो रहा है और नियत राशि का अवकलन जीरो होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब द्रव्यमान नियत था तो यहाँ पर द्रव्यमान का अवकलन किए तो ये पूरा जीरो हो गया, तो केवल ये बचा। जब वेग नियत था तो हमने क्या किया, ये वाली राशि, क्योंकि यहाँ पे वेग का अवकलन नहीं हो रहा है तो ये बच गया, यहाँ पर वेग का अवकलन हो रहा है इसलिए ये क्या हो जाता है, जीरो। तो हमारे पास इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। अब ये देखोगे कि मास नियत है, ज़्यादा जगह यही नियत होता है। कभी कभी जब मास जो होता है वो नियत नहीं होता है, जैसे रॉकेट नोदन में जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उससे जो गैसें निकलती हैं, तो गैसों के निकलने के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर मास जो है धीरे धीरे घटता जाएगा, यानी कि वहाँ पे द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग ये सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ों में जब वेग नियत होता है तो फिर ये वाला लगा लेंगे। तो जैसा रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग इन फार्मूलों को यूज करेंगे। अगर देखो वेग नियत बोल दिया मतलब ये जीरो, द्रव्यमान नियत बोल दिया मतलब ये जीरो, यानी कि जिसका अवकलन करेंगे वही जीरो होगा। इधर और इधर में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका अवकलन नहीं हो रहा है, ये बाहर है। डी किसके साथ लगा है, एम के साथ या इधर बी के साथ। तो अगर ये नियत मतलब जीरो, अगर ये नियत तो ये जीरो। तो जो नियत है उसको जीरो कर दिया तो बाकी जो बचा वो आ गया, समझे। तो इसको लिख लो दर। तो यहाँ से क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, F बराबर एम ए, अरे बोलो, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। तो यहाँ से F बराबर एम ए भी लिख सकते हैं, यानी कि जब द्रव्यमान नियत होगा तो हम चाहें तो इसे या इसे यूज कर सकते हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या बोलता है, each action there is an equal and
अपोजिट रिएक्शन। अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। यानी कि जितना हम लोग एक्शन करेंगे उसका इक्वल हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी कि एक्शन रिएक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती है, इसलिए क्या लगा देते हैं, माइनस। जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल सड़क पर चलना, सड़क पर चलना, ठीक है। तो तुम लोग सड़क पर जब चलते हो तो जैसे मान लो हम चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जमीन को पीछे की ओर धकेल रहे हैं, तो जमीन हमें आगे की ओर धकेल रही है। हमने बल किधर लगाया था, पीछे, उसने किधर लगाया, आगे। तो जितना हम लगाएंगे उतना ही वो लगाएगी, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत। हम उसको पीछे धकेल रहे हैं तो वो हमको आगे, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई कि नहीं होगी, लेकिन दोनों बराबर। अगर तेजी से लगाएंगे तो हम दौड़ने लगेंगे, धीरे से लगाएंगे तो चलते रहेंगे। तो सड़क पर चलना किसका रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन का। उसी तरह नदी में तैरना, तो नदी में तैरते हो तो देखना तुम लोग पानी को क्या करते हो, पीछे की ओर धकेलते हो, तो तुम लोग आगे की ओर जाते हो। तो तुम लोग पानी को कहाँ धकेले, अगर इसकी बात करें तो तुम लोग पानी को पीछे धकेले, ठीक है। अगर पानी को पीछे धकेले यानी कि इसकी दिशा इधर, तो तुम लोग किधर चले गए, आगे। तुम लोग आगे चले गए तो दिशा इसकी हो गई इधर। जितना पानी पीछे धकेलोगे उतना ही आगे जाओगे, लेकिन दिशाएं दोनों की क्या होंगी, विपरीत। तो यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों का मान बराबर होता है, परंतु दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो देखना इसमें पानी को पीछे धक्का दिए, तुम लोग कहाँ चले गए, आगे, तो दोनों की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत। तो तुमने क्या किया था, यहाँ पर पानी को पीछे धक्का दिए, तो ये क्या हो गया, एक्शन। तो तुम्हें पानी ने आगे धक्का दिया, तो उसको क्या बोल दिए, रिएक्शन, ठीक है। तो तुमने पानी को पीछे धक्का दिया तो ये हो गया एक्शन, ये किधर चला गया, आगे की ओर, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। दोनों ही क्या हो गए, बराबर, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का। माइनस चिन्ह क्या बताता है कि दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। उसी तरह अगर अगला एग्जांपल देखें तो रॉकेट का देख सकते हैं। रॉकेट में क्या होता है, अगर रॉकेट की बात करें तो देखो रॉकेट जो है हमारा ऊपर की ओर जाता है v वेग से, लेकिन इस रॉकेट से पीछे की ओर जो है जलती हुई गैसें और उनका धुआं वगैरह निकलता रहता है, यही ना होता है। तो जितने स्पीड से ये धुआं पीछे की ओर निकलेगा उतने ही स्पीड से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। तो रॉकेट से जो धुआं निकला वो क्या हो गया, एक्शन। तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। तो दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही बराबर, परंतु दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। तो ये जो माइनस चिन्ह है ये क्या बताता है, दिशा, कि दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर, परंतु होते कितना है, विपरीत। तो जैसे देखना हमने लिखा है F12 बराबर F21, मतलब एक पर बल दो के कारण। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, एक पर बल दो के कारण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दो पर बल एक के कारण, ठीक है। यानी कि दो वस्तुएं हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m है, ये जो ब्लॉक है इस तरह से रखा हुआ है। अगर हम लोग इसको धक्का दे दें
तो ये आगे की ओर हमने इस पर बल लगाया तो ये त्वरण ए से आगे की ओर चल दिया। तो इसका मतलब है कि इस पर बल हमने किधर लगाया था, आगे की ओर, यानी कि ये जमीन पर बल इधर लगाया तो ये चला किधर, इधर की ओर। तो यानी कि इस पर बल लग रहा है तो वो क्या हो गया, एक पर बल दूसरे के कारण, यानी जमीन पर बल लगा द्रव्यमान के कारण, तो द्रव्यमान पर भी बल लगेगा जमीन के कारण। तो एक पर बल दो के कारण, दो पर बल एक के कारण, लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। ये माइनस चिन्ह क्या बताता है कि दिशा दोनों की विपरीत होगी, यानी कि द्रव्यमान ने जमीन पर पीछे की ओर बल लगाया था, इसलिए द्रव्यमान आगे की ओर गति किया। समझे? तो ये न्यूटन का होता है तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जितना हम लोग क्रिया करेंगे उसका अपोजिट और उतना बराबर का अब इसमें क्या है, सेम रॉकेट के जैसे ही कहानी है। रॉकेट में क्या होता है, देखो उसमें गैस पीछे की ओर निकलती है और रॉकेट आगे की ओर जाता है। हमने क्या किया है, सिंपल और सस्ता 5 रुपए में तुम्हारा रॉकेट तैयार कर दिया। इसको जब हम लोग खोलेंगे इसके रस्सी को तो क्या होगा, इस गुब्बारे से हवा पीछे की ओर निकलेगी और ये रॉकेट की तरह आगे की ओर जाएगा। जब तक इससे गैस निकलती रहेगी तब तक जाता रहेगा, इसके अंदर की गैस खत्म, ये रुक जाएगा। तो देखना कैसे जाता है। देखे तुम्हारा रॉकेट कैसे गया, यानी कि पीछे की ओर एयर आई, उसका क्या हुआ, एक्शन, रॉकेट तुम्हारा उधर गया, ये क्या हो गया, रिएक्शन। नहीं समझ आया? फिर से कर दे एक बार, मजा नहीं आया ना? देखो एक बार फिर से करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इधर करना दो, अब इसको फुलाया था ना। छोटा है। अब देखो फिर से इसको हम लोग सेम कहानी, इससे हवा क्या होगी, पीछे की ओर। तो जितना तेजी से हवा पीछे की ओर आएगा उतना ही तेजी से ये आगे की ओर जाएगा। हवा खत्म, ये रॉकेट खत्म। तो देखना ये क्या हो गया, न्यूटन का तृतीय नियम, सस्ता और आसान भाषा में। समझे कि नहीं समझे? अब देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिए, ठीक है, लकड़ी का गुटका, जिसका द्रव्यमान क्या है, m। तो ये जो लकड़ी का गुटका है इधर नीचे की ओर बल लगाएगा, इसका खुद का द्रव्यमान m और नीचे की ओर ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा, mg। अगर इसने इस सतह पर, ये क्या है, जमीन है, इस पर रखा हुआ है, अगर इस पर बल लगाया है तो ये जमीन भी इस पर बल लगाएगी। किसके बराबर, mg के बराबर ही, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये उसने लगा दिया ऊपर की ओर बल, जिसको हमने बोल दिया r। इस r को हम लोग बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें r किसके बराबर हो जाएगा, mg के, r बराबर mg। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक ने सतह पर बल लगाया नीचे की ओर, कितना, mg। तो इस सतह ने भी ब्लॉक पर बल लगाया ऊपर की ओर, उसको हम लोग कितना मान लिया, r। उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखना, इस बार हम लोग ब्लॉक को पृथ्वी के सतह पर रखे हुए हैं, जिसका द्रव्यमान क्या है, m। लेकिन इस बार जो हमारा ब्लॉक है इस पर बल कुछ ऐसे लग रहा है, अभिलंब से 30 डिग्री पर, ठीक है। हमने इस बार बल इस पर ऐसे लगाया, कितना, ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर। तो अब इसका क्या होगा, इसके दो घटक हो जाएंगे, इधर की ओर क्या हो जाएगा, f cos 30 डिग्री, और इधर की ओर क्या हो जाएगा, f sin 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो देखोगे इस पर नीचे की ओर भी बल लगेगा mg, और ब्लॉक पर इधर भी आएगा त्वरण।
तो ये इसको बैलेंस कर देगा क्योंकि इसका मान इसके बराबर। तो फिर एफ साइन थीटा वह बल या कारक होगा जो इस ब्लॉक को आगे की ओर धकेलेगा या गति कराएगा। दिशा इसकी देखो इस तरह से होगी, क्यों? क्योंकि हमने बल की दिशा इधर की है, तो इसमें और इसमें दिशा इधर होगी। तो ये एफ साइन कॉस थीटा mg के बराबर हो जाएगा, जो कि इस ब्लॉक को गति कराने में कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन एफ साइन थीटा इसके बराबर होगा, यानी त्वरण के, यानी त्वरण आ गया, यानी कि ये ब्लॉक गति करेगा। तो इसमें गति कराने के लिए एफ साइन थीटा या एफ साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा? ma के। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, देखना इसमें भी सेम कहानी। हमारे पास ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं बल F से, जो कि लंब से 60 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, तो इसके फिर से घटक होंगे। एक तो घटक इधर आएगा, ये क्या हो गया? एफ साइन 60 डिग्री, और एक इधर आएगा एफ कॉस 60 डिग्री आएगा। तो देखो इसमें बल इधर की ओर लगा था, इसलिए हमने तीर इधर लगा दिया। इसमें बल इधर की ओर लग रहा है, इसलिए तीर इधर लगा दिए। उसी तरह इसमें बल नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण mg लगेगा, लेकिन एफ कॉस 60 डिग्री mg को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा, जिसके कारण ये ब्लॉक गति नहीं करेगा। लेकिन एफ साइन 60 डिग्री इस ब्लॉक को गति करा देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, तो इन दोनों का गति में कोई भूमिका नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? एफ साइन 60 डिग्री बराबर ma, यानी कि इस बार ब्लॉक इधर की ओर गति करेगा। तो ये तीन, पहला क्या कि हर वस्तु पर जितनी बल लगाते हैं उसके अपोजिट में बल लगता है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे बट दिशाएं विपरीत होती हैं। तो हमें केवल परिमाण से मतलब है, इसलिए हमने माइनस नहीं लगाया है। इसमें हमने बल इधर लगाया, इसलिए इसमें और इसके घटक जो है इसकी तीर की दिशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें हम लोग खींच रहे हैं तो तीर की दिशा इधर और इधर हो जाएगी, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, लेकिन इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ब्लॉक गति करेगा। उसी तरह इसमें एफ कॉस 30 डिग्री और mg आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत और बराबर होंगी। लेकिन एफ साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए एफ साइन थीटा के कारण ये ब्लॉक गति आगे की ओर करेगा। समझे? तो इसमें मेनली तुम्हें ये चीज बननी चाहिए कि कहाँ पर कैसे क्या बनाना है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है तो बाकी का ये बचा हुआ 60 डिग्री, क्योंकि टोटल तो कोण 90 डिग्री का होगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कोण होता थीटा, तो ये क्या होता है? एफ कॉस थीटा, तो ये एफ साइन थीटा। तो थीटा तो हमने ये माना है ना, तो ये क्या होता फिर 90 माइनस थीटा ना, तो हमने 90 माइनस थीटा लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर ये 30 है, ठीक है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये नहीं कि इसको 30 कर दोगे। अगर इसको 30 करोगे तो फिर इसका घटक अलग आएगा और ये भी, यानी कि दो घटक और आ जाएंगे। ये तो 60 के 2 घटक थे, यहाँ पर 30 के भी 2 घटक हो जाएंगे। समझे? तो इस तरह से इसमें हम लोग डायग्राम ये बना। क्वेश्चन दिया है कि एक 2 kg की वस्तु है, यानी कि इसका द्रव्यमान m बराबर कितना है? 2 kg। वो बोलता है कि यदि वस्तु वह सतह पूर्णतः चिकनी है, यानी कि ये जो ब्लॉक है और ये सतह है दोनों चिकनी है, इसका मतलब है कि इस वस्तु और सतह के मध्य में कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है। और हम लोग इस चैप्टर में घर्षण पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में। अभी सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जिसमें घर्षण का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अगर नहीं बोलता है तो भी हम लोग मान के चलेंगे कि घर्षण नहीं लग रहा है। घर्षण का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो खुद क्वेश्चन में बोलेगा घर्षण। अगर इसमें हम लोग ये नहीं बोलते कि वस्तु का सतह पूर्णतः चिकनी है, तो भी हम ये मान के चलते हैं कि घर्षण नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर उसने बता दिया है कि पूर्णतः चिकनी है, इसका मतलब घर्षण नहीं है। तो इस पर सबसे पहले ऊपर की ओर क्या लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। वो क्या होगा? एफ कॉस 30 डिग्री। और इधर की ओर क्या लगेगा? एफ साइन 30 डिग्री, लेकिन दिशा इसकी इधर होगी और इसकी इधर होगी। और इस पर नीचे की ओर बल क्या लगेगा? mg। तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये जो बल है
एफ 37 डिग्री, ये जिम्मेदार होगा इसको इस क्षैतिज दिशा में गति कराने के लिए। तो उसने ये तो बोला है कि वस्तु का क्षैतिज दिशा में त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु इस दिशा में कितने त्वरण से गति करेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ साइन 30 डिग्री बराबर किसके है, एम ए के, क्योंकि अगर ये बल इसको बैलेंस कर रहा है तो ये इसको बैलेंस करेगा। तो एफ साइन 30 बराबर एम ए। बल का मान दिया है 40 न्यूटन इंटू साइन 30 का मान 1/2, द्रव्यमान कितना है 2, त्वरण हमें ज्ञात करना है। ये इससे कट गया, कितना आ गया 20, ये इससे कट गया, कितना आ गया 10, तो त्वरण कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे यही तो पूछा था कि क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना होगा, वो चीज़ दे दिया। बोल रहा है कि एक 2 kg का द्रव्यमान है जिसका वेग ये है, तो ज्ञात करने के क्या बोल रहा है, टी बराबर 2 सेकेंड पर बल और टी बराबर 0 से 2 सेकेंड के मध्य में औसत बल, ये दोनों ज्ञात करना है। वेग दिया है कितना 3t², तो वेग से हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं कैसे, dv/dt अवकलन कर दें तो यहाँ से 3t यानी कि d 3t का स्क्वायर बटे dt, इसका अवकलन, तो ये सामने आएगा तो क्या बचेगा 3 × 2 और ये t की पावर 2 - 1, यही ना होगा। तो ये कितना आ जाएगा 6t, यही आएगा। तो हमारे पास त्वरण बराबर कितना आ गया 6t। उसने बोला है 2 सेकेंड पर बल, तो बल F बराबर क्या होता है, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6 × 2, तो आ जाएगा ये 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल F बराबर होता है ma, m कितना है 2, त्वरण कितना है 12, तो यहाँ से बल कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, दूसरा नंबर देखना इसमें क्या पूछा था। दूसरा नंबर जो पूछा है हमसे वो बोल रहा है कि 0 से 2 सेकेंड के मध्य बल। तो देखना दूसरा नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से 2 सेकेंड के मध्य में औसत बल। तो हमारे पास वेग का मान कितना था 3t², तो जब समय 0 था तो उस समय वेग v1 वो कितना होगा 3 × 0 का स्क्वायर, तो वेग कितना आ जाएगा 0। जब समय 2 सेकेंड था तब वेग कितना होगा, उसको मान लिए v2, तो यहाँ पर 3 × t का मान क्या रख दें 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से v2 कितना आ जाएगा 12। तो अब हमसे क्या पूछा है बल, तो बल F बराबर क्या लिख सकते हैं m × a, लेकिन हमें a तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या करें a को हटाते हैं, m बराबर लिख सकते हैं v2 - v1 बटे t2 - t1, कर सकते हैं ऐसा। क्यों, क्योंकि त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो द्रव्यमान कितना है 2, अंतिम वेग कितना है 12 माइनस प्रारंभिक वेग 0, अंतिम समय 2, प्रारंभिक समय 0, तो ये कितना बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो बल F बराबर कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। ठीक है, तो ये होगा आंसर। 5t² मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रहा है, तो t बराबर 3 सेकेंड पर बल ज्ञात कीजिए और t बराबर 0 से 3 सेकेंड के मध्य बल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर सकते हो बल इसमें, अब करके बताओ कितना आएगा। देखना पहले में हमें v दिया है कितना 5t², तो यहाँ से क्या कर दें अवकलन, तो हमें क्या मिल जाएगा त्वरण, तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा 10t, तो यहाँ से त्वरण कितना आ गया 10 × समय कितना दिया है 3 सेकेंड, तो आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है बल, तो बल F बराबर क्या होता है m ×
ए। तो m कितना है 6 kg, त्वरण कितना है 30, तो 6 × 18, तो बल कितना आ गया 180 न्यूटन। दूसरा नंबर हमसे देखो क्या पूछा था, 0 से 3 सेकेंड के मध्य बल। तो जब समय 0 था तो उस समय वेग v1 वो कितना हो जाएगा, समीकरण था 5t², तो वेग भी क्या हो जाएगा 0। जब समय था 3 सेकेंड तो उस समय v2 ये कितना हो जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 का 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा था, बल F बराबर m v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो ये m 6 है, ये कितना 45 माइनस 0 बटे 3 माइनस 0, तो यहाँ पर बल कितना आ जाएगा 2 × 45, तो F बराबर 45 दूना 90, ये हो गया 90 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन 10 kg द्रव्यमान की वस्तु 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। इस पर 100 न्यूटन का अवमंदन बल लगाकर रोक दिया जाता है। तो बल लगने के कितने समय पश्चात वस्तु रुक जाएगी। ये अगला क्वेश्चन हल करो, क्या आता है। मास ये कितना है 10 kg, भी ये कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड, और इस पर बल कितना लगाते हैं 100 न्यूटन का। तो हमसे बोल रहा है कि समय कितना लगेगा इस वस्तु को रुकने के लिए। तो देखोगे तो बल F बराबर क्या होता है m × a, बल दिया है m दिया है, a यहाँ से मिल जाएगा, तो बल कितना है 100, m कितना है 10 × a, एक 0 से एक 0 कट गया, a कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमसे वो त्वरण थोड़ी पूछा था, हमसे तो पूछा था समय कितना लगेगा इसे रुकने में। तो अगर हम लोग समय देखें तो गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस at। v पता है, u 0, a पता है, t चाहिए, v कितना है 50, ये 0, त्वरण कितना है 10, समय हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे 10, भाई ये इधर आ जाएगा ना, तो एक 0 से एक 0 कट गया, तो समय यहाँ से कितना आ गया 5 सेकेंड। ठीक है।